सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, और आज हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्री रेडिकल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कार्बन के एक किसी कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन के एक ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन 3 बांड से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। एक चौथा जो बांड है वह कार्बन से ही जुड़ा है। मान लीजिए वह कार्बन से ही जुड़ा है। यदि कार्बन से जुड़ा है जो कोवेलेंट बांड का फॉर्मेशन किया है, यदि यहाँ पे होमोलिटिक बांड का फ्यूजन होता है, होमोलिटिक टाइप ऑफ बांड फ्यूजन होता है, तो जैसा हम लोग को पता है कि होमोलिटिक बांड का फ्यूजन जब होता है तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यह दोनों इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में शेयरिंग होता है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब यह अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमें इस तरह से एक नया कंपाउंड मिलेगा H3C और दूसरा मिलेगा C इस तरह। और यहाँ पे देखेंगे कार्बन पे दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऐसे दशा में हम देखते हैं कि जब किसी भी कार्बन के कंपाउंड में किसी कार्बन पे यदि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और उस कार्बन पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, तब उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। यानी फ्री रेडिकल वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें किसी कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और उस पे किसी तरह का चार्ज ना हो, तो वह हमारा फ्री रेडिकल होता है। तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। जब कार्बन पे 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो कार्बन होता है यह कार्बन 3 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन करेगा और एक चौथा जो ऑर्बिट है वह एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो हम देखेंगे कि जैसे कार्बेनाइन में होता है, कार्बेनाइन में 3 बॉन्ड पेयर होता है। 3 बॉन्ड पेयर के अलावा एक चौथा जो ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन फ्री रेडिकल में क्या होता है कि 3 बॉन्ड पेयर के साथ एक चौथा जो ऑर्बिटल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और किसी तरह का चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने के कारण यह जो कार्बन है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अब यह 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को बनाता है। एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है और तीसरा जो बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। अब sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें से s का 1 और p का 2, यानी कि यह 3 जो ऑर्बिटल्स है, यह और यह तीनों में से sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो 3 ऑर्बिटल है s का 1 और p का 2, sp2 वह प्लेनर स्टेज में होता है और जो 4th ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। जो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और चौथा लोन पेयर की तरह होता है। लेकिन यहाँ पे पेयर ना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और यह s का 1 और p का 4 ऑर्बिटल यूज हो जाते हैं। तो इसमें NH3 यानी अमोनिया की तरह स्ट्रक्चर बनता है और यह डिस्टोर्टेड हो जाता है। आइए हम यहाँ समझें। यदि यह प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो 3 जो ऑर्बिटल हैं यह बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन करेंगे जो प्लेनर होंगे और उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। और जो 4th ऑर्बिटल होगा वह परपेंडिकुलर टॉप एंड बॉटम होंगे, परपेंडिकुलर टॉप एंड बॉटम होगा। और वह जो टॉप एंड बॉटम होगा उसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह यह प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। जो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है फ्री रेडिकल का, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब sp3 में s का 1 और p का 3 यानी 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि NH3 में होता है। NH3 में देखेंगे अमोनिया में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे जो यह ऑर्बिटल है यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। और अमोनिया की तरह यह भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होकर के यह डिस्टोर्ट हो जाता है और पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाता है।
जैसे कि अमोनिया में होता है, अमोनिया में इस तरह से हमारा ज्योमेट्री हो जाता है और जो चौथा ऑर्बिटल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस आधार पर देखेंगे कि यह जो ज्योमेट्री है यह टेट्राहेड्रल से डिस्टोर्ड होके पिरामिडल हो जाता है। ठीक इसी तरह फ्री रेडिकल में भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो जियोमेट्री है वह टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल तब होगा जब इसमें से 4 के 4 जो ऑर्बिटल्स हैं सभी के सभी बॉन्ड पेयर होंगे। जब सभी 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो VSEPR थियरी के आधार पे VSEPR थियरी के आधार पे इसकी जो जियोमेट्री होगी वह रेगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो जियोमेट्री है वह रेगुलर ना होकर के वह डिस्टोर्टेड है, क्योंकि इसमें चौथा जो ऑर्बिटल है इस चौथे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये इसका रेगुलर जो बॉन्ड है नहीं बना रहा है। तो इस तरह हम देखेंगे फ्री रेडिकल जो है इसकी जियोमेट्री 2 तरह का होता है। एक प्लेनर जियोमेट्री होता है जो एक प्लेन में होता है, जो इसके बॉन्ड पेयर होते हैं एक प्लेन में होते हैं, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और उसके परपेंडिकुलर टॉप एंड बॉटम होता है 120 डिग्री होता है और प्लेनर होता है। सेकंड जो जियोमेट्री होता है वह टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में केवल 3 ही बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को डिस्टोर्ट करके पिरामिडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो 4th ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल को हम कैसे बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि बहुत से मेथड हैं जिस मेथड से हम फ्री रेडिकल को बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कौन से मेथड है। जो फर्स्ट जो मेथड है वह है थर्मल क्लीवेज। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड से किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह कोवेलेंट होता है। तो वो बॉन्ड पेयर जो है 2 तरह का हो सकता है, एक पोलर हो सकता है, एक नॉन पोलर हो सकता है। यदि नॉन पोलर है और होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है तो वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमें जब कोवेलेंट बॉन्ड हो तो उसको हमें बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है उस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ने के लिए। जो होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकेज होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। या पहला तो या तो हम हाई टेम्परेचर दें तो थर्मल क्लीवेज हो जाएगा, जैसे कि 135 से लेके 185 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहाँ पे हम देखेंगे कि परऑक्साइड है, यह परऑक्साइड है। इस परऑक्साइड में यदि हम परऑक्साइड को 135 से 185 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह सिंगल ऑक्सीजन पे आएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस तरह से यह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। यदि हम इसी तरह दूसरा परऑक्साइड है उसमें भी हम 60 से लेकर 100 डिग्री तक का टेम्परेचर देंगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वह इस ऑक्सीजन पाएगा, एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आएगा और ये जो बॉन्ड क्रिएट होगा यह होमोलिटिक होगा। होमोलिटिक होने के कारण यह जो कोवेलेंट बॉन्ड है इस कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वह सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे और दूसरे का सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर भी देखेंगे अगर पहले से फ्री रेडिकल है, जैसा कि हमें पता है कि जो फ्री रेडिकल होता है इजिली वह एक बार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद इजिली वह समाप्त नहीं होता। तो यहाँ जो फ्री रेडिकल है यहाँ से यह फ्री रेडिकल जो है एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दोनों फ्री रेडिकल है आपस में यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और पीएच जो है यह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि एक फ्री रेडिकल से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बनने के बाद भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक फ्री रेडिकल होगा, इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक फ्री रेडिकल होगा जिससे कि इस नाइट्रोजन पे एक फ्री रेडिकल आएगा, फिर यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल होगा, यहाँ एक फ्री रेडिकल होगा। तो दोनों नाइट्रोजन पर फ्री रेडिकल होने के कारण इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और यह 2 का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से भी CH3 फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से भी CH3 फ्री रेडिकल बनेगा और 2 मॉलिक्यूल CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। सेकेंड जो मेथड होता है सबसे अच्छा मेथड होता है वह होता है फोटोकेमिकल क्लीवेज। जैसा कि हमें पता है
कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन फोटो केमिकल वहां पे क्लीवेज होता है, यानी कि वहां पे अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंटेशन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यह हमारा अगर कोई भी हम कंपाउंड लेंगे, उस कंपाउंड में यदि एच न्यू और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तब भी बहुत इजीली फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी अल्ट्रावायलेट रेज का हम फॉर्मेशन लेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज और या फिर बहुत हाई टेम्परेचर लें या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को लेंगे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एच न्यू के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं तो हमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे या तो थर्मली हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या तो सेकेंड जो मेथड है वह है फोटोकेमिकली हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड है कि केमिकल मेथड से भी हम इसको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन और क्लोरीन का यह जो बॉन्ड है, यदि सिल्वर के प्रेजेंटेशन में हम रिएक्शन कराते हैं तब भी यह कार्बन और क्लोरीन यहाँ AgCl बाहर हो जाता है। यहाँ पे AgCl जो होता है इजली बाहर होता है, लेकिन AgCl जो होगा यहाँ पे जो क्लोरीन होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के बॉन्ड बनता है, यानी कि इस बॉन्ड या जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा। होमोलिटिक फ्यूजन होने से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, तो यहाँ जब क्लोरीन पे आएगा तो यह AgCl का फॉर्मेशन कर लेगा जो बाहर हो जाएगा और यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड होता है वह रेडॉक्स मेथड होता है। इस मेथड से भी हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज है जैसा कि हमें पता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि 1 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह दिया गया है। अब यह बॉन्ड को लेकर के यह अपना लोन पेयर लेकर के N2 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 कॉपर पे पॉजिटिव है, 1 कॉपर पे पॉजिटिव है। अगर यह एक और इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहाँ पे यह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और कॉपर पे 2 पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। जब 2 कॉपर पे पॉजिटिव बाहर होगा तब भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ तो पेरोक्साइड है, हमें पता है कि पेरोक्साइड जो होता है इजली यह फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जिसमें 2 OH मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन किसी OH को देगा तो जिसको देगा तो वह OH निगेटिव हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल बचेगा। यहाँ पे यदि सीधे सीधे होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो 2 मॉलिक्यूल आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे Fe जो है 2 पॉजिटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक OH को देगा तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह निगेटिव चार्ज होगा और यह पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव होगा और जो सेकेंड आपका OH बचा हुआ है वह एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जो R है और कार्बन है, इनके बीच में यदि होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो R पर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और इस C पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन आयन होता है, कार्बन आयन में बॉन्ड पेयर के बाद भी 1 जो इलेक्ट्रॉन होता है वह p ऑर्बिटल में बिना किसी चार्ज के पड़ा रहता है। अब यदि उस इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी को एक और इलेक्ट्रॉन के द्वारा यदि हम देख लें तब देखेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे सिंपल जो मेथड है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वह है कि एक से अधिक अगर हमारे पास फ्री रेडिकल हैं, यदि वह आपस में मिल करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि वह यदि डाइमेराइज हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है, लेकिन ये दोनों मिल करके डाइमेराइज कर लेते हैं तो इन एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। और हमें पता है कि किसी भी चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव या फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में
जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो काफी स्टेबल होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस तरह से इस तरह से फ्री रेडिकल जो होते हैं आपस में मिलकर डाइमेराइज कर लेंगे और वह न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वह स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3CH2 है, यह भी यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या हम यहाँ ट्रांसफर कर दें तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यह दोनों निगेटिव चार्ज होगा और यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक निगेटिव होगा, तभी यह स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन होता है, जैसा कि पता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और चौथा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे कि टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप यदि जुटा है और वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन को रिलीजिंग करने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो वह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ से विड्रॉ करने वाला ग्रुप जुटेगा तो वह इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसा कि हम देखेंगे टर्शियरी यदि फ्री रेडिकल है, टर्शियरी फ्री रेडिकल है, जैसे कि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है और हमें पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है यह प्लस आई इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले हैं, इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे 2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और सबसे कम मेथिल ग्रुप की होगी। इस आधार पर देखेंगे कि मेथिल ग्रुप से प्राइमरी जो फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकेंडरी उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा टर्शियरी की होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे कार्बोकेटायन होता है, ठीक उसी तरह इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर चलता है। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। अब जैसा कि हमें पता है कि इसका जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है फ्री रेडिकल का वह है सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, यानी कि मोस्ट कॉमन जो इसके रिएक्शन है वह है सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। तो इसमें हम देखेंगे चूंकि जो फ्री रेडिकल है वह होमोलिटिक फिजन के द्वारा बनता है, इसीलिए जो हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन है यह हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है वह लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंटेशन होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन कैसे होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन होता है यदि अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंटेशन में हम रिएक्शन कराते हैं या फिर इसको अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोज करते हैं तो यह फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें पता है कि एक बार जब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मिलता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि यह जो हमारा फ्री रेडिकल है यहाँ पे अल्केन से यदि मिलता है तो यहाँ पे नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा और जो पुराना फ्री रेडिकल रहता है हाइड्रोजन से मिल करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अब यह जो नया फ्री रेडिकल है यह पुनः हाइड्रोजन से मिलेगा और एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा और पुराना वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो फ्री रेडिकल है यह चेन में चलता है, यानी कि यह चेन में चलता है। सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यह दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, नया फ्री रेडिकल बनाएगा, यह दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और नया फ्री रेडिकल बनाएगा और इस तरह यह लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यह हमारा रिएजेंट है HBr, इसको यदि HNO के प्रेजेंटेशन में हम रखते हैं तो 2 नए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब यह दोनों एडिशन रिएक्शन के लिए मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर अटैक करता है, पहले ब्रोमीन अटैक करता है और जब ब्रोमीन अटैक करेगा तो यहाँ पे Br2 जुटेगा, फिर जो HBr का H है वह अटैक करेगा तो यहाँ Br जुट जाएगा, यहाँ पे H जुट जाएगा और इस तरह जो मल्टीपल बॉन्ड है वह समाप्त हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इस आधार पे हम देखेंगे कि जो फ्री रेडिकल है यह मेन रूप से एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा। अब यह डिफरेंट टाइप के डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि जब एक बार फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो यदि वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल है और किसी भी
न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाते हैं तब यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कि यहां देखेंगे, यहां पे फ्री रेडिकल है, यहां भी फ्री रेडिकल है। अब यह दोनों आपस में मिलेगा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और यहीं पे रिएक्शन जो है वह एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां पर देखेंगे 2 मॉलिक्यूल यहां ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल लेंगे यानी 2 फ्री रेडिकल लेंगे तो यह भी 2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यह इसका जो फ्री रेडिकल है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके आधार पर जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन है उसमें से मेन रूप से फ्री रेडिकल पे आपको नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो इसके रिएक्शन है पूछा जा सकता है, जो फॉर्मेशन है पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम फ्री रेडिकल में देखेंगे मेन रूप से 4 या 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप इस लेक्चर के आधार पर बना सकते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे कि इस बार हम लोगों ने रिएक्शन में इंटरमीडिएट में 3 कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया, कार्बोकैटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।